वेलकम टू आर्यन टीचर अकेडमी। मैथ क्लास सेकेंड पेडागोगी के ऐसे प्रश्न जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे 10 ऐसे प्रश्न जो कि केवल हम लोग ये पढ़ेंगे ट्रिक, मतलब ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे। जो पूरे प्रश्न में दो ही प्रश्न होता है, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। यदि 4 ऑप्शन में से हम क्या किए, एक निगेटिव ऑप्शन निकाल दिए तो हमारा क्या बचेगा, 3 पॉजिटिव ऑप्शन होगा, और 3 पॉजिटिव निकाल दिए तो एक क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। चलिए इसी के ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे 10 ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आर्यन टीचर अकेडमी। अब आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दिया कि यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशय है कि शिक्षार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि का है, बी शिक्षार्थी की बुद्धि स्तर उच्चतम है, सी शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, डी शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों क्या है, बराबर है। देखिए इसमें हम देखो तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्यों, और ये तीनों हमारे गलत। अब एक हम डी सही निकाल दिए तो समझिए कि तीनों गलत है। जिसमें देखिए अतः मतलब जैसे मान लीजिए कि बुद्धि लब्धि 100 होने पर शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों क्या होगी, बराबर होगी। क्या होने पे, 100 होने पे। तो पूछ रहा कि यदि 100 हो तो इसका आशय क्या होगा, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा कि शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों क्या है, बराबर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दिया है कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। संबंध किससे होता है, ए विषय वस्तु से, बी मूल्यांकन प्रविधियों से, सी उद्देश्यों से, डी होता है सीखने की क्रियाओं से। इसमें हम देखें तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। क्यों, क्योंकि मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्य से होता है। क्योंकि जो है कि मूल्यांकन से हमें जो है कि इस बात का पता चलता है कि मतलब जिस उद्देश्य को प्राप्त करना है या पूरा हम करना चाहते हैं, वो उद्देश्य कहाँ तक पूरा हुआ और कौन सी कठिनाइयाँ आई। इसीलिए उद्देश्यों से मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। मूल्यांकन किया जाता है उपलब्धि की जांच करने के लिए। पहला ऑप्शन बी अस्पष्ट अवधारणाओं को पता लगाने के लिए, कक्षा में प्रोन्नति के लिए, और डी प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। इसमें देखिए अस्पष्टता अवधारणाओं को प्राप्त करने के लिए तो होगा नहीं, कक्षा में प्रोत्साहन की ये भी गलत है, प्रतियोगिता की भावना को जागृत करने के लिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। हम 3 ऑप्शन गलत निकाल दिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तब ये होगा। क्यों होगा, देखिए जैसे हम कहें कि मूल्यांकन से यह पता चलता है कि अधिगम क्रिया में कितनी सफलता प्राप्त हुई। जैसे छात्र की उपस्थिति की जांच करने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन, ए सही होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान, प्रतिक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान। उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। देखिए अब सबसे पहले इन तो इनमें जरूर कोई है, तो एक ऑप्शन हमारा कट हो गया, इनमें से कोई नहीं बचा। हमारे पास कितने ऑप्शन, 3। अब प्रत्यात्मक ज्ञान ये तो होगा नहीं, 2 कट गए, बचे बी और सी। तो बी अवधारणात्मक, और अवधारणात्मक तो होगा नहीं क्योंकि
प्रतिक्रियात्मक और आदरात्मक दोनों से मिलकर जो है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन क्यों सही होगा कि आयत का जो है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आकृति अवधारणा हल करने की प्रक्रिया या ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन जो है कि सी हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा में क्या कह दिया, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? ए, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े। बी, बच्चों की तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो। सी, बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़े। और डी, बच्चे कक्षा में नियमित रहे। तो इसमें इसी जरूर ध्यान दिया जाता है कि जब समझ में नहीं आता है कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन जो है कि गलत है कौन सही है, तो हम अधिकतर बड़े ऑप्शन को ट्रिक करते हैं। जैसे बी, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़े, ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। बच्चे को विषय ज्ञान समझ बढ़े, ये भी नहीं होगा। बच्चे की कक्षा में जो है कि बच्चे कक्षा में नियमित रहे, अब केवल नियमित रहने से मूल्यांकन को उद्देश्य होगा नहीं और समझ पढ़ने से, तो यदि हम 3 निकाल दिए तो यार हमारा बचा बी ऑप्शन सही। क्यों हो गया सही कि कक्षा में बच्चों की जो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो क्या होता है कि बच्चों के गुणों की जानकारी प्राप्त होती है, बच्चों के अंदर छिपी विशिष्ट विशेषताओं का ज्ञान का पता चलता है, और यदि कहें तो बच्चों के जो है कि बच्चों में तुलनात्मक प्रवृत्ति की जानकारी शिक्षक से प्राप्त होती है। ऐसे फिर आइए अगला प्रश्न, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि, गणित सीखना कठिन है। देखिए क्यों कठिन है, तो इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, गणित के शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इसमें ये देखेंगे क्योंकि अब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते तो निगेटिव हो गया, त्रुटिपूर्ण ये भी निगेटिव हो गया। अब गणित के अच्छे शिक्षक नहीं है, भाई हम किसी को अच्छे बुरे की उपाधि नहीं, जैसे बच्चे हुआ टीचर अच्छा नहीं है वो टीचर सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे 3 ऑप्शन निगेटिव निकल गए, तो ऑप्शन पहला ए हमारा सही होगा। क्यों कि जो है कि सामान्य गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी जो है कि मौलिक क्रियाएं अमूर्त रूप से होती है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी, किसके संबंधी? आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थी की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ए, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। बी, वर्ग पहेली। सी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। और डी, प्रश्नोत्तरी। जो है कि हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा सी, क्योंकि आंकड़ों के लिए विश्लेषण संबंधी विद्यार्थी की समझ का जो है कि आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य सर्वेक्षण आधारित परियोजना है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसमें जो है कि हमारा क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। शैलजा, आइए हम लोग आ गए शैलजा जी की तरफ। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2 अथवा 2 बराबर 1 प्लस 3 आदि। वह संख्या किस विकासात्मक अवस्था पर है? ए, विभाजनात्मक अवस्था। बी, गुणखंडनीय अवस्था। सी, सक्रिय अवस्था। डी, परिमाणात्मक अवस्था। इसमें यदि देखें तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्यों कि जब शिक्षार्थी की संख्या को जो कि शिक्षार्थी की संख्या को विभिन्न तरीके से व्यक्त करता है, जो है शिक्षार्थी किसी संख्या को जो है कि विभिन्न तरीके से क्या करेगा, वो व्यक्त करेगा।
तो क्या होगा? तो इससे ज्ञात होता है कि शिक्षार्थी संख्या की सक्रिय अवस्था यानी विकासात्मक अवस्था पर है, इसीलिए हमारा सी सक्रिय अवस्था सही होगा। आइए अब अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में चलते हैं हम। गणित के शिक्षार्थी के गणित निष्पादन, शिक्षार्थी के गणित निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है। देखिए, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, और डी गणित संबंधी तत्वों के सकारात्मक अयोग्यता और समय में बताने में कठिनाई। इसमें डी हमारा ऑप्शन होगा सही। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि गणित संबंधी तत्वों के जो है कि संधारणों में जो है कि अयोग्यता और समय में बताने में कठिनाई होती है। तो चलिए आइए विभिन्न, अब इसमें हम देखेंगे कि कह रहा है कि विभिन्न भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने, किससे? भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। ए विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, बी एक संख्या रेखा पर भिन्नों का ज्ञात कराकर, सी भिन्नों को ए बटे बी के रूप में लिखकर जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, और डी उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कर। तो इसमें देखा जाए तो डी होगा। क्यों? कि एक अध्यापक को देखा जाए कि अध्यापक को कि भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए सर्वप्रथम बच्चों को उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों को पहचान करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा आ गया अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये दिया है कि अप्रमाणिक मापों का प्रयोग प्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। बी प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। सी केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, और डी अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। इसके पहले आंसर बताने के पहले प्लीज़ यार वीडियो बनाना देखिए, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जाते हैं तो एक वीडियो तैयार होती है प्लीज़। और लाइक करने में सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा नहीं लग रहा है आपका, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए इसमें बी ऑप्शन सही हो। क्यों? क्योंकि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों का उपयोग के बाद किया जाता है। क्यों? कि प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो शिक्षार्थी को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, इससे कि मापन में त्रुटि का पता चलता है और प्रमाणिक माप का महत्व बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न। तो प्लीज़ ये हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और देखिए बार बार हम बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान दीजिए, निगेटिव और पॉजिटिव। यदि हम 3 निगेटिव खोज दिए तो एक हमारा पॉजिटिव ऐसे ही है, और एक पॉजिटिव खोज दिए तो हमारा एक 3 निगेटिव हो जाएंगे। तो धन्यवाद। चलिए वीडियो को बंद करते हैं।